विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम राव मालदेव का केंद्रीय सत्ता के साथ संघर्ष किस प्रकार हुआ और केंद्रीय सत्ता से उसके संबंध कैसे थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मालदेव का केंद्रीय सत्ता से संघर्ष। मालदेव और हुमायूं। जब मालदेव गद्दी पर बैठा था उस दौरान हुमायूं का शासन था भारत में। चौसा और कन्नौज के युद्धों में हुमायूं की पराजय हो जाती है और मुगल साम्राज्य का, जो बाबर ने मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, उसका एक बार के लिए पतन हो जाता है। दिल्ली तथा आगरा पर शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान सत्ता कायम कर दी। शेरशाह ने हुमायूं को भारत से ही खदेड़ने का निश्चय करके अपनी सेना हुमायूं के पीछे लगा दी। 1541 ईस्वी के प्रारंभ में हुमायूं सिंध की ओर बक्कर नामक स्थान पर पहुंचा। सितंबर तक हुमायूं वहीं रहा। इसी बीच शेरशाह को फौज के साथ बंगाल के विद्रोही हाकिम के विरुद्ध जाना पड़ा। राव मालदेव नवीन परिस्थितियों से भली भांति अवगत था, क्योंकि वो जानता था कि शेरशाह की जो फौजें हैं वो चारों ओर बिखरी हुई थी। शेरशाह ने सिंध, पंजाब, बिहार, मालवा आदि में भी अपनी सैन्य टुकड़ियां भेज दी थी अपने राज्य विस्तार हेतु, तथा स्वयं बंगाल की ओर गया था। अतः उसकी जो फौजें थी चारों ओर बिखरी हुई थी। मालदेव के लिए अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने का उपयुक्त समय यही था। उसने इसी समय हुमायूं को सहायता देने का संदेशा भिजवाया। फारसी वृत्तांतों के अनुसार मालदेव ने हुमायूं को 20,000 घुड़सवारों से सहायता देने का ये जो संदेश है, ये जनवरी 1541 में भिजवाया था, और उस दौरान जब हुमायूं बक्कर में था। हुमायूं को सहायता का संदेश भिजवाने का जो कारण है, उनमें पहला है मालदेव अपनी सर्वोच्चता प्रदर्शित करना चाहता था। दूसरा, शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। इसके अलावा शेरशाह भी महत्वाकांक्षी था। मालदेव जानता था कि वो उत्तरी भारत में सर्वोच्चता की स्थापना हेतु प्रयत्नशील है और उससे कभी भी संघर्ष हो सकता है। मालदेव के जो विरोधी राजपूत शासक थे, बीरमदेव और कल्याणमल, वे भी शेरशाह के दरबार में सहायतार्थ पहुंच चुके थे। मालदेव और शेरशाह में युद्ध अवश्यंभावी हो गया था और इसी संभावना का अनुमान लगा हुमायूं को सहायता देने का संदेशा मालदेव ने भिजवाया, ताकि हुमायूं की सहायता कर सके और हुमायूं की सहायता से शेरशाह की तरफ से उत्पन्न हुए संकट को भी समाप्त कर सकें। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार कूटनीति के शतरंज में शेरशाह के विरुद्ध मालदेव एक प्यादे के रूप में हुमायूं का उपयोग करना चाहता था। क्या तत्कालीन समय मालदेव द्वारा हुमायूं को सहायता का संदेशा भिजवाना उचित था? हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। तो उस समय तक हुमायूं की जो स्थिति है बहुत खराब नहीं हुई थी। अब भी शक्तिशाली सेना थी, उसके भाई बंधु भी थोड़ी बहुत सहायता कर सकते थे। मारवाड़ से सिंध और बक्कर का जो मार्ग था सीधा मार्ग था। अतः मालदेव द्वारा हुमायूं को सहायता का संदेशा भिजवाने का ये एकदम उचित समय था। हुमायूं समय की आवश्यकता को न पहचान पाया और संदेश का उत्तर भी उसने नहीं भेजा। उसने एक दूसरी योजना बना रखी थी। उसे ठट्टा के शासक शाह हुसैन की सहायता से गुजरात विजय की आशा थी। हुमायूं की स्थिति बाद में निरंतर बिगड़ती गई। उसी समय उसने 15 वर्षीय हमीदा बानो से निकाह कर लिया, जिससे रुष्ट होकर उसके भाई हिंदाल ने साथ छोड़ दिया और उसके अन्य प्रमुख समर्थक जैसे यादगार नासिर मिर्जा और शाह हुसैन भी हुमायूं के विरोधी हो गए। जब शाह हुसैन से सहायता की कोई आशा न रही तो अब हुमायूं को मालदेव की याद आई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 7 मई 1542 को हुमायूं रोहरी से प्रस्थान कर अरु, देरावर, फलोदी, देईसर होता हुआ अगस्त के प्रारंभ के लगभग जोगी तीर्थ जो कि देईसर जोधपुर में है, वहाँ पहुँचा। वहीं कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार हुमायूं बक्कर से उच्च होता हुआ जैसलमेर पहुँचा और वहाँ से फलोदी आया। फलोदी अथवा जोगी तीर्थ पहुँचने पर मालदेव द्वारा भेजी अशरफियों तथा रसद से हुमायूं का स्वागत हुआ और इसी समय बीकानेर का परगना भी हुमायूं को देने की बात मालदेव द्वारा कही गई। हुमायूं के साथी मालदेव से शंकित थे।
मालदेव इसका जो कारण ये भी हो सकता है कि मालदेव हुमायूं की आगवानी हेतु स्वयं नहीं आया था, तो हुमायूं के साथियों में संदेह था। इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मीर समंदर, रायमल सोनी, अतका खां को मालदेव के पास हुमायूं ने बारी बारी भेजा। निजामुद्दीन और अबुल फजल के वर्णन से प्रकट होता है कि मालदेव का इरादा अब बदल चुका था और शेरशाह के द्वारा भेजे गए एक व्यक्ति से मंत्रणा कर बादशाह को गिरफ्तार कर शेरशाह के हवाले मालदेव करना चाहता था। मालदेव की सेवा में रहने वाले हुमायूं के भूतपूर्व पुस्तकाध्यक्ष मुल्ला सुर्क ने भी हुमायूं को संदेश भिजवाया था कि आप जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं वहीं से वापस लौट जाएं, क्योंकि मालदेव का विचार आपको बंदी बनाने का है। अतका खां ने भी इसका समर्थन किया। हुमायूं ने तुरंत अमरकोट की ओर प्रस्थान किया। 22 अगस्त 1542 को हुमायूं अमरकोट पहुंचा। क्या मालदेव ने हुमायूं के साथ विश्वासघात किया था? लगभग सभी मुस्लिम जो मुगल इतिहासकार हैं, सभी मुगल इतिहासकारों ने मालदेव पर हुमायूं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। वस्तुतः मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता न करने का जो मुख्य कारण था वो तत्कालीन परिस्थितियां थी। मालदेव उस समय न तो शेरशाह को अप्रसन्न करने के लिए तैयार था और न ही उस स्थिति में था कि वह शेरशाह से लड़े। उसके लिए यही उचित था कि वह कैसे भी हुमायूं को मारवाड़ के बाहर भेज दे, जिससे उसे शेरशाह का कोपभाजन न बनना पड़े। यदि उसका इरादा हुमायूं को धोखा देने का था तो उसके लिए फलोदी अथवा कूले जोगी तक आए हुए हुमायूं को गिरफ्तार कर शेरशाह के हवाले करना मालदेव के लिए इस समय कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि हुमायूं के पास नाम मात्र के सैनिक थे। ये राजनीतिक सूझबूझ भरा कदम था। इसके लिए हुमायूं का विलंब ही उत्तरदायी था। मालदेव ने उसके साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं किया था। मालदेव और शेरशाह। शेरशाह द्वारा मालदेव के राज्य पर आक्रमण करने के मुख्य कारणों के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार इसका कारण धार्मिक मानते हैं तो कुछ राजनीतिक। जो इतिहासकार इसका कारण धार्मिक मानते हैं उनका इस प्रकार है, जैसे तारीख़ शेरशाही का हवाला देते हुए, जैसे तारीख़ शेरशाही जो कि अब्बास खां सरवानी की पुस्तक है, उसके अनुसार रायसीन के युद्ध के बाद शेरशाह ने अपने अमीरों की सभा में कहा था कि जब तक मैं देश को अंधविश्वासियों के प्रभाव से रहित नहीं कर दूंगा तब तक दूसरे किसी देश के लिए नहीं जाऊंगा। पहले मैं अभियुक्त काफिर मालदेव को जड़ से उखाड़ूंगा। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार जो शेरशाह द्वारा मालदेव पर आक्रमण का जो कारण है वो धार्मिक कारण बताते हैं। समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इसे धर्म युद्ध माना है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह द्वारा मालदेव पर जो आक्रमण था वो एक राजनीतिक आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही उत्तरी भारत में सर्वोच्चता प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी थे और दोनों का विस्तारवादी नीति में विश्वास था। मालदेव के राज्य की सीमाएं शेरशाह के राज्य की सीमाओं से जा मिली थी। तीसरा, मालदेव तत्कालीन उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राजा था और वो महत्वाकांक्षी भी था और किसी भी समय दिल्ली पर आक्रमण कर सकता था। चौथा है, शेरशाह के कहे अनुसार हुमायूं को बंदी न बनाकर उसे सकुशल वापस जाने दिया, अतः शेरशाह मालदेव से रुष्ट हो गया और मालदेव को दंड देना चाहता था। पांचवा है, मालदेव द्वारा निष्कासित मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल दोनों ही शेरशाह से मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगने जा पहुँचे। राठौड़ों की इस आपसी फूट का लाभ उठाकर मालदेव को परास्त करने का ये अवसर शेरशाह खोना नहीं चाहता था। अतः शेरशाह के आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो राजनीतिक था। फारसी तारीखों के अनुसार शेरशाह ने 80,000 सैनिकों और एक शक्तिशाली तोपखाने के साथ आगरा से प्रस्थान किया। शेरशाह ने जानबूझकर मारवाड़ का सीधा मार्ग नहीं पकड़ा। शेरशाह आगरा से दिल्ली नारलोल होता हुआ फतेहपुर शेखावटी पहुंचा। जब मालदेव ने यह देखा कि शेरशाह की फौजें फतेहपुर झुंझुनू तक आ पहुंची है तो उसने मेड़ता, नागौर आदि स्थानों से अपनी फौजें बुलाकर सेना का संगठन जैतारण तथा पिपाड़ में किया। फतेहपुर शेखावटी से शेरशाह डीडवाना पहुंचा। डीडवाना में मालदेव का सेनानायक कुंपा मोर्चा संभाले हुए था। शेरशाह ने उसको परास्त कर
सामेल अथवा सुमेल में जाकर डेरे डाले, जहां चारों ओर खाइयां बनाने तथा पानी मिलने की पूरी सुविधा थी। मालदेव ने भी अपनी सेना की छावनी गिरी गांव में डाल दी। शेरशाह ने मालदेव को गुमराह करने की दृष्टि से आगरा से कुछ सैनिक दस्ते और बुलाए और उन्हें अजमेर पर आक्रमण करने का दिखावा करने का आदेश दिया। शेरशाह ने शायद ये सोचा हो कि मालदेव या तो अजमेर की ओर बढ़ेगा या उसका सीधा मुकाबला करेगा, परंतु मालदेव अपने स्थान पर डटा रहा। तारीख शेरशाही के अनुसार लगभग 1 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रही। शेरशाह को जब युद्ध स्थल से लौटना और आगे बढ़ना दोनों कठिन दिखा, क्योंकि अब उसके पास रसद वगैरह की भी व्यवस्था करना उसके लिए यहाँ मुश्किल हो गया था। वो दिल्ली से बहुत दूर था और मालदेव के लिए ये रसद की व्यवस्था करना आसान था। तो जब शेरशाह को ये कठिन लगा तो उसने एक कूटनीतिक चाल चली। नैण सिंह के अनुसार शेरशाह के आदेशानुसार मेड़ता के वीरमदेव ने मालदेव के सरदार कुंपा और जेता दोनों के पास 20-20 हजार रुपये भिजवाए और कुंपा से कंबल खरीदने का और जेता से सिरोही की तलवारें खरीदने का अनुरोध किया। इसी के साथ मालदेव को भी सूचित किया कि उसके सेना नायकों ने शत्रु से घूस लेकर युद्ध के समय उसके साथ रहने का आश्वासन दिया है। जब इसकी जांच करवाई तो जेता और कुंपा के डेरे में रुपए मिले। मालदेव को धोखे का निश्चय हो गया और वह युद्ध स्थल को छोड़कर सुरक्षा के प्रबंध में लग गया। इतिहासकार रेऊ के अनुसार वीरम ने शेरशाह के जाली फरमानों को ढालों में सीकर गुप्तचरों के द्वारा मालदेव के सरदारों को बिकवा दिया। मालदेव को भी सूचना भिजवाई कि युद्ध के समय उसके सरदार धोखा देंगे। यदि संदेह हो तो उनके ढालों में छिपे हुए फरमानों को देखा जाए। जब जांच की गई तो जांच करने पर फरमान ढालों में पाए गए। मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया। वहीं अन्य साक्ष्य के अनुसार शेरशाह ने मालदेव के सरदारों की तरफ से अपने नाम के कुछ जाली पत्र तैयार करवाए, जिनका आशय यह था कि शेरशाह को किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए और युद्ध के दौरान हम लोग मालदेव को पकड़कर आपकी सेवा में उपस्थित कर देंगे। इन पत्रों को मालदेव के डेरे के पास रखवा दिया गया। मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया और प्रमुख सरदारों से सलाह लिए बिना ही अचानक रात्रि के अंधेरे में अपनी मुख्य सेना सहित मालदेव युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार इस प्रकार की जो संपूर्ण योजना है उसका श्रेय मेड़ता के वीरमदेव को है, जबकि फारसी तारीखों में इसका श्रेय शेरशाह को है। जेता और कुंपा अपने पर लगाए गए आरोपों को युद्ध में लड़कर धोना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने सैनिक दस्तों के साथ वहीं डटे रहने का निर्णय लिया। उनके सैनिकों की संख्या में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि जेता और कुंपा के पास 20,000 सैनिक थे, तो कुछ इतिहासकार 12,000 सैनिक बताते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध। राजपूत सरदारों द्वारा शेरशाह की सेना पर जोरदार आक्रमण किया गया। शेरशाह उस सारी स्थिति से अवगत था कि मालदेव है वो युद्ध स्थल छोड़कर जा चुका है। राठौड़ सरदारों की फूट का उसको पता था, अतः उसने अपने शिविर को उखाड़कर रात्रि में ही 7 मील पीछे हट गया था। राजपूतों के जबरदस्त आक्रमण से शेरशाह की सेना के पैर उखड़ने लगे, परंतु शेरशाह का एक सेनानायक जलाल खां जुल्लानी ठीक समय पर नई सेना के साथ आ पहुंचा और इससे थके हुए राजपूत चारों तरफ से गिर गए और अधिकांश राजपूत सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह ने जीत की आशा छोड़ युद्ध के दौरान ही शेरशाह मैदान में ही नमाज पढ़ने लगा, युद्ध स्थल पर ही, और खुदा से अपनी सफलता की दुआ मांगने लगा, जिससे कि सैनिकों का नैतिक बल बढ़ा। जेता और कुंपा भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और शेरशाह की विजय हुई। शेरशाह को ये विजय बड़ी मुश्किल से मिली थी, अतः युद्ध की समाप्ति के बाद शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अर्थात शेरशाह यदि मारवाड़ क्षेत्र उस दौरान वो
जो मारवाड़ का क्षेत्र था, आर्थिक लाभ की वहाँ इतनी संभावना नहीं थी, और अगर वो हार जाता तो बहुत कम आर्थिक लाभ के लिए वो पूरा हिंदुस्तान खो बैठता। गिरी सुमेल का जो ये युद्ध है, ये जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। गिरी सुमेल के युद्ध में राजपूतों की पराजय का जो मुख्य कारण माना जाता है वो है मालदेव का अपनी मुख्य सेना सहित युद्ध से पूर्व ही पलायन कर जाना। अन्य कारणों की बात करें तो अफगानों के पास शक्तिशाली तोपखाना था, उनकी अश्वारोही सेना भी राजपूतों की घुड़सवार सेना से श्रेष्ठ थी। शेरशाह के ठीक समय पर जलाल खां जुलानी की सहायता मिल जाना भी राजपूतों की पराजय का कारण बनी। गिरी सुमेल की लड़ाई का महत्व, डॉक्टर कानूनगो ने इसे मारवाड़ के भाग्य के लिए एक निर्णायक युद्ध माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में, इस युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो जाता है, जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, हमीर चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव थे। यहाँ से आश्रितों का एक इतिहास आरंभ होता है, जिसके पात्र वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, अजीत सिंह आदि थे। गिरी सुमेल की विजय के बाद शेरशाह ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग खवास खां और ईसा खां के नेतृत्व में जोधपुर भेजा, और स्वयं दूसरे भाग को लेकर शेरशाह अजमेर पहुंचा और अजमेर के किलेदार शंकर को मारकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मेड़ता आकर वीरमदेव को मेड़ता सौंप दिया। फिर शेरशाह नागौर की तरफ बढ़ा और वहां से बीकानेर गया और कल्याणमल को बीकानेर का राज्य सौंप नागौर होता हुआ जोधपुर की तरफ बढ़ा। मालदेव ने प्रतिकूल स्थिति को देखकर, इससे पूर्व ही मालदेव उसे प्रतिकूल स्थिति का पता चल चुका था, अतः वह सिवाना के पर्वतीय भाग में चला गया। थोड़े मामूली संघर्ष के बाद जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार स्थापित हो गया। शेरशाह ने जोधपुर का प्रबंध ख्वाजा खां अथवा ख्वास खां और ईसा खां नियाजी को सौंप स्वयं चित्तौड़ की तरफ बढ़ गया। चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही चित्तौड़ के जो राणा, तत्कालीन राणा शिशु उदय सिंह अर्थात उदय सिंह छोटे थे, की तरफ से दुर्ग की चाबियां और अधीनता स्वीकार करने का संदेशा मिला, जिससे संतुष्ट होकर शेरशाह वापस राजधानी लौट गया। मालदेव का पुनः सत्तारूढ़ होना। वापसी से पूर्व शेरशाह ने फलोदी, पोखरण, सोजत, पाली, जालोर, नागौर पर अपने थाने बिठा दिए। 524 दिन तक शेरशाह का यहाँ अधिकार रहा। 22 मई 1545 को शेरशाह का कालिंजर में देहांत हो गया। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार 1545 में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी पर 1550, बाड़मेर, कोटला, जालोर, मेड़ता और आसपास के अन्य भागों पर अपना पुनः अधिकार कर लिया। सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह ने मेड़ता वीरमदेव को सौंप दिया था, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जयमल मेड़ता का शासक बना। 1553 में राव मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। जयमल ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। इस युद्ध में कल्याणमल जो बीकानेर का था, उसने जयमल की मदद की थी। 1557 में राव मालदेव ने जयमल को मेड़ता से भगाकर मेड़ता पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने आधा मेड़ता जयमल को सौंप दिया और वहाँ मालकोट का किला बनवाया। 1562 ईस्वी में अकबर का मेड़ता पर अधिकार हो गया। हरमाड़ा का युद्ध। सुमेल युद्ध के बाद अजमेर पर शेरशाह का अधिकार स्थापित हो गया था और शेरशाह ने वहाँ हाजी खां को नियुक्त कर दिया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं के समय परिस्थितियों का लाभ उठाकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने अजमेर जीत लिया। हाजी खां अलवर मेवात में चला गया। उस दौरान अकबर ने हुमायूं की मृत्यु के बाद मेवात के लिए मुगल सेना भेज दी। हाजी खां मेवात से भागकर उदयपुर महाराणा की शरण में चला गया। महाराणा ने उसे अपनी अधीनता में अजमेर में रहने दिया। इसी समय मालदेव ने अजमेर जीतने अपनी सेना भेज दी। हाजी खां की प्रार्थना पर महाराणा उदय सिंह और बीकानेर के कल्याणमल ने उसकी सहायतार्थ सैनिक दस्ते भेजे, अतः मालदेव की सेना बिना युद्ध किए वापस लौट गई। कुछ दिनों के बाद रंगराय नामक वेश्या को लेकर महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के आपसी संबंध बिगड़ गए। महाराणा द्वारा हाजी खां को दंड देने का निश्चय किया गया। तब हाजी खां ने मालदेव से सहायता की याचना की। मालदेव पहले से ही महाराणा से खिन्न था, अतः तत्काल हाजी खां की सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी।
मेवाड़ की सेना भी हरमाड़े नामक स्थान पर जा पहुंची। यहीं हाजी खां और मालदेव की सेना भी थी। हरमाड़े में युद्ध हुआ और ये जो हरमाड़ा का युद्ध था 25 जनवरी 1757 को मेवाड़ और मारवाड़ के बीच हुआ था। इसमें मेवाड़ की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अकबर के समय मेड़ता और जैतारण पर मुगलों का अधिकार हो गया। राव मालदेव की मृत्यु 7 नवंबर 1562 को हो गई। अबुल फजल ने मालदेव को भारत के शक्तिशाली राजाओं में से बताया है। तबकाते अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि मालदेव, जो कि नागौर और जोधपुर का मालिक था, हिंदुस्तान के राजाओं में फौज और हसमत अर्थात ठाठ में सबसे बढ़कर था। चारण कवियों ने मालदेव को हिंदू बादशाह नाम से संबोधित किया। फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। राव मालदेव द्वारा किए गए निर्माण कार्य। राव मालदेव ने जोधपुर नगर में किले के झरण, रानीसर तालाब का कोट, नाडोल का परकोटा बनवाया। बादराचूर्ण, पोखरण, सोजत और फड़ौदी नगरों के किले बनवाए। पिपलोद कुंडल मेड़ता में मालकोट का दुर्ग बनवाया, जो कि 1557 में बढ़ना शुरू हुआ, 1559 में समाप्त हुआ। रिया, मेड़ता, दुनाड़ा, पिपाड़, गुंदोच, रायपुर कुंडल, सिवाना में कोटड़ियाँ अर्थात छोटे किले बनवाए। सिवाना, अजमेर, बीकानेर और नागौरगढ़ का जीर्णोद्धार करवाया। जोधपुर किले में अचला, शिवराजोत, त्रिलोकसी, बरंगाजोत, माली जोधावत जैसा भाटी की छतरियाँ बनवाई। मंडोर में राव गंगा का देवल बनवाया। जोधपुर शहर व जोधपुर किले का परकोटा बनवाया तथा तारागढ़ अजमेर के पास नूर चश्मे की तरफ के बुर्ज और बीटली का किला बनवाया और नूर चश्मे से होजों और पैर से चलने वाले रेहट से पानी ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करवाई, जिससे तारागढ़ दुर्ग में पानी की कमी दूर हो गई। राव मालदेव की रानी जाली स्वरूप देवी ने स्वरूप सागर नामक तालाब बनवाया, जो बहूजी के तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य को संरक्षण। मालदेव के समय डिंगल भाषा में आसिया के सोरठे, मेहा बिस्सू के दोहे, बिट्टू के दोहे, अल्लूनाथ कविया के छपे एवं गीत, आसानंद बारट के गीत, आशा दोतावत के छंद तथा रूपक, बारा टीसरदास के दोहे, सोरठे और गीत, चारण कर्णिदान, रत्नू के छपिया आदि की रचना हुई। इसी दौरान जैन लेखक महात्मा नरसेन की जिन रात्रि कथा की रचना हुई। डिंगल भाषा में लिखित वैली साहित्य में दुदो विसराल रचित रतन सिंह वैली और अखो भाणोत द्वारा रचित देईदास जैतावत की वैली की रचना भी इसी समय हुई। संस्कृत भाषा में श्री लघु स्तवराज की संस्कृत की टीका की रचना भी राव मालदेव के समय हुई। तो विद्यार्थियों, आज हमने राव मालदेव के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।